प्यारे बच्चों, इंग्लिश वाले सर की क्लास में आपका वेलकम है। एग्जाम के कुछ दिन बचे हैं और एग्जाम का बुखार, एग्जाम का फीवर आपके सर पे चढ़ा होगा कि यार क्या पढूं, क्या ना पढूं, कितना पढूं, कैसे पढूं। और यार चढ़ता ही है। हम जब पढ़ते थे ना तब भी ऐसा ही होता था और ये होना भी चाहिए, तभी तो आप प्रिपेयर हो गए। तो चलो कोई बात नहीं, मुद्दे पे आते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश पेपर की तैयारी का बेस्ट तरीका क्या है। हालांकि आप पढ़ रहे होगे अपने तरीके से, बट हमारी भी सुन लो यार, बहुत साल से पढ़ा रहे तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस होगा ना। तो देखिए, जो इंग्लिश को इन 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। अब इन डिवाइड की बात मैं डिटेल से करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात, काम की बात, मूल मंत्र की बात। और वो बात यह है, ध्यान से सुनना, कि पढ़ाई हमेशा 2 तरह की होती है। एक होती है अव्यवस्थित पढ़ाई, एक होती है व्यवस्थित पढ़ाई। और हम में से अधिकांश लोग अव्यवस्थित ही पढ़ते हैं। पढ़ते क्या है, लास्ट में तांडव करते हैं यार। पूरी साल तो ऐसे निकाल दिया, कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, सिलेबस पूरा हुआ नहीं हुआ, अब तांडव कर रहे हैं। जैसे देखो, अब तांडव क्या होता है, जैसे अभी आप लेटर पढ़ रहे हो और 1 मिनट बाद दिमाग खराब हुआ, फिर ग्रामर पे आ गए, फिर किसी बुक पे आ गए, फिर पोएम पे आ गए। ये होती है अव्यवस्थित पढ़ाई। इस तरह से आप पढ़ोगे भी लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो पढ़ाई हमेशा एग्जाम से 1-2 महीने पहले व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए। अब व्यवस्थित तरीका का मतलब ये होता है, जैसे अभी मैं सिर्फ इंग्लिश की बात करूंगा कि जो आपकी इंग्लिश है ना, पूरे सिलेबस को इन 6 पार्ट में डिवाइड कर ले। और ये 6 पार्ट ये हैं, जैसे कि रीडिंग सेक्शन में अपने अनसीन पैसेज आते हैं 1 अथवा 2। दूसरा होता है राइटिंग सेक्शन, लेटर, ऐसे, रिपोर्ट वगैरह। एक ग्रामर सेक्शन है, ग्रामर में बहुत सारे टॉपिक हैं। किसी क्लास में कुछ 5-6 टॉपिक रख दिए, किसी में कुछ रख दिए। इसके अलावा फिर बुक हमारी इंग्लिश में 2 होती हैं, चाहे 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो। 2 बुक होती है, एक मोटी वाली, एक पतली वाली। तो जो बड़ी वाली बुक है, जैसे 12th में फ्लेमिंगो है, तो फर्स्ट बुक, अब फर्स्ट बुक में ही पोएम होती हैं, लेकिन आप पोएम को अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। और फिर दूसरी होती है छोटी वाली, सेकंड बुक। अब हमने इंग्लिश के सिलेबस को इन 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब इनको हमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। व्यवस्थित तरीका क्या होता है, तो देखो, इनका आपको रिवीजन निकालना है। अब रिवीजन मतलब इनको याद करना है, इनको पढ़ना है, इनको दिमाग में डालना है, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से। व्यवस्थित तरीका क्या होता है, देखो, माना आपके एग्जाम में 2 मंथ्स है, 2 महीने है या 1.5 महीना है, उसके बाद आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम है, ठीक है। अब उन 2 महीनों को आप डिवाइड करो। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़नी है, आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको मैथ ही पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, ज्योग्राफी, जो भी आपका सब्जेक्ट है। 10th क्लास में तो एसएसटी पढ़नी है या फिर साइंस पढ़नी है, जो भी है। अब जो इंग्लिश का जो आपका रिवीजन है, उसको एक टाइम टेबल बना के आप फिक्स कर दो। जैसे कि माना आपका जो अनसीन पैसेज है, जो रीडिंग पार्ट है, उसके लिए आप 3 दिन फिक्स कर दो कि 3 दिन भाई आप और सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो, लेकिन इंग्लिश में 3 दिन सिर्फ अनसीन पैसेज की तैयारी कर रहे हो। आप कहोगे सर क्या कमाल कर रहे हो, अनसीन पैसेज की भी तैयारी होती है क्या? हाँ होती है, बता दूंगा। सारी चीज़ों को मैं अलग अलग भी बताऊंगा कि अनसीन पैसेज की तैयारी कैसे करनी है और राइटिंग सेक्शन की कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले आप समझो मैं मुद्दे की बात क्या है। तो जब आप इंग्लिश को पढ़ रहे हो ना, रिवीजन कर रहे हो एग्जाम से पहले 1-2 महीने पहले, तो 3 दिन सिर्फ इंग्लिश में आप रीडिंग सेक्शन यानी अनसीन पैसेज की तैयारी कर रहे हो। अब ये आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आपको लग रहा है कि 2 दिन में मेरा काम हो गया, तो 2 दिन भी एनफ है, लेकिन 2 दिन से कम नहीं। हाँ, आपको लग रहा होगा अनसीन पैसेज में तो फ्री के नंबर है, फ्री के नहीं है, पूरे लाने हैं, तो तैयारी करनी पड़ती है। फिर आता है आपका राइटिंग सेक्शन। अब मैंने राइटिंग सेक्शन को आपने 5 दिन दे दिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फिर ग्रामर सेक्शन है, इसमें भी आपने 5 दिन दे दिए। फर्स्ट बुक है, अब इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है, इसको माना आपने 6 दिन दे दिए। पोएम है 4-5 होती हैं, माना आपने इनको 3 दिन दे दिए। और जो सेकंड बुक है, इसको भी 6 दिन दे दिए। अब ये है व्यवस्थित तरीके से पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एक दिन तो ये पढ़ लिया, एक दिन ये पढ़ लिया, फिर सब उल्टा पुल्टा है। मतलब पढ़ तो रहे हो, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट कब आएगा, जब आप इसको ऐसे मैनेज करोगे। और इसी को कहते हैं व्यवस्थित पढ़ाई। और हर सब्जेक्ट को आप ऐसे ही करना। अब इनमें से एक एक की बात करते हैं। जैसे अनसीन पैसेज है। अब देखो, अनसीन पैसेज के लिए मैं अक्सर कहता हूँ, एक आम धारणा है कि यार आंसर तो उसी में है। क्या मतलब, इसमें क्या तैयारी होती है? इसमें भी तैयारी होती है। आंसर होते हैं, मुझे पता है, सब उसी के अंदर है, बट कुछ आंसर आपको बनाने पड़ते हैं। कुछ ऊपर रह जाएगा, कुछ नीचे रह जाएगा। मतलब लाइन से लाइन मिलाते हो ना आप, वो मिल जाएगी। और उससे आपके आधे या आधे से कम, जैसे 12th क्लास में तो आधे से लगभग कम निकलेंगे। 10th क्लास में या 8th या 9th में हो तो वहाँ पे लगभग आपके 70-80% लाइन से लाइन मिलाने पर मैच हो जाएंगे। लेकिन फिर भी वो कुछ करवाता है। जैसे आप लाइन मिला रहे हो, आई वॉज गोइंग टू अमेरिका, ऐसे राइटर बोलेगा मैं अमेरिका जा रहा था, तो वो कहेगा कि राइटर कहाँ जा रहा था, वाज गोइंग मिल गया, आपने ये लाइन उठा के रख दी, है ना। आप लिख रहे हो आई वाज गोइंग टू अमेरिका। अब ये माना 1 नंबर का है, इसमें इस आई की वजह से आपको सिर्फ हाफ मिलेगा। आप कह रहे हो मेरा तो करेक्ट है, वेयर वाज द नेटर गोइंग, नेटर कहाँ जा रहा था, आपने लिख दिया आई वाज गोइंग टू अमेरिका। अब नेटर जब उसमें लिख रहा है तो अपने आप को आई तो बोलेगा, और आपने जो तो कर दिया। लेकिन आपको ये विवेक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो आई है ना, उसको ही में चेंज करना है, ही वाज गोइंग टू अमेरिका। अब ये करेक्ट है।
और ये चीज़ आपको तैयारी से पता चलेगी कि प्रोनाउन भी चेंज होते हैं, क्योंकि वो तो कह रहा है अपने आप को आई, और पेपर में पूछेगा नरेटर कहाँ जा रहा था। जब नरेटर है वो थर्ड पर्सन है, उसको ही में चेंज करते हैं कि वह जा रहा था, या फिर नरेटर लिखो, नरेटर वाज गोइंग टू अमेरिका। ये फर्क है। अब ये चीज़ तैयारी से पता चलती है। मेरे अनसीन पैसेज की वीडियो है, उनमें मैंने इस बारे में काफ़ी बारीकी से बात करी है, वो जाके देख सकते हो। लेकिन अब तैयारी में 3 दिन करना क्या है भाई, तो इसका तो एक ही मूल मंत्र है। चाहे मैं कितनी वीडियो बना दूं, हर बार चेंज नहीं कर सकता। मूल मंत्र की बात एक ही है कि कम से कम आपके पास जो स्टडी मटेरियल तो होगा, पासबुक वगैरह, ठीक है, उनमें से कम 4 से 5 अनसीन पैसेज को सॉल्व करो। भले जब आप इंग्लिश की तैयारी करो ना, इसमें अनसीन पैसेज की, तो एक दिन में एक अनसीन पैसेज करो को सॉल्व आपको करना है। तो पहले क्या है, उसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद आंसर निकाल लो अपनी रफ कॉपी में, फिर पीछे को जो आंसर दे रखे हैं उसके वहां से चेक करो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मतलब किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है कि अनसीन पैसेज की तैयारी कैसे होती है। हाँ, एक चीज, उसका तोड़ किसी टीचर के पास नहीं है, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करता। जो एंटोनिम सिनोनिम आते हैं ना, या तो सिमिलर वर्ड पूछेगा, या इसका एंटोनिम क्या है, विलोम अपोजिट वर्ड पूछेगा, उनका किसी के पास कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि वो चीज़ वोकेबुलरी पर डिपेंड करती है कि आपकी वोकेबुलरी कितनी स्ट्रांग है, आपको वर्ड आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आप उसको निकाल लोगे, नहीं आता तो फिर रह ही जाएगा, उसमें कोई ट्रिक। लेकिन वो तो 1-2 नंबर के हो गए, बाकी जो 8-10 नंबर का है, जो 8 नंबर है, वो तो फिर तैयारी से मिलेंगे ना। कितना आंसर लिखना है, जितना पूछा उतना लिखो, तो ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। और ध्यान रखना, आप किसी से मत पूछा करो, बस 4, 5, 6 अनसीन पैसेज को आप सॉल्व करके देख लो, सब कुछ पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ आपके इसमें 100% नंबर आएंगे। वो 1-2 नंबर की तो कह नहीं सकता, हो सकता है उनमें मिल जाए, बाकी आपको पूरे ही मिलेंगे। अब यहाँ पूरे चाहिए। अब अक्सर होता क्या है कि अनसीन पैसेज पे हम कोई भी तैयारी नहीं करते और वहाँ पे नंबर कटवा लेते हैं। कटेंगे, इसकी भी तैयारी होती है, और तैयारी का तरीका यही है। बाकी आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, जब अनसीन पैसेज कर रहे हो तो सिर्फ अनसीन पैसेज ही कर रहे हो। बहुत अजीब लग रही है ये बात, लेकिन करना। आगे देखो, अगला है राइटिंग सेक्शन। अब माना कि आपने राइटिंग सेक्शन को 5 दिन दिए, 5 डेज आपको सिर्फ राइटिंग सेक्शन के साथ रहना है, तो तैयारी कैसे करनी है। अब राइटिंग सेक्शन जो है उसमें 2 ही चीज़ चलती है। एक तो जो आपके सिलेबस में जो भी राइटिंग सेक्शन में जो चीज़ है, जैसे कि लेटर लगभग होता ही है, फॉर्मल इनफॉर्मल। अगर आप 12th क्लास में तो केवल फॉर्मल होगा, 10th में तो इनफॉर्मल फॉर्मल दोनों होंगे, दोनों आते हैं, उनमें से कोई एक करना है। 12th क्लास में वो फॉर्मल है, वो 4 तरह के हैं, ऑफिशियल है, बिजनेस लेटर है, लेटर टू एडिटर है, CV जॉब लेटर है, तो उनमें से कोई 2 आएंगे, एक करना है, ठीक है। अब लेटर में हमेशा 2 चीज़ काम करती है। एक तो हमेशा लेटर्स में फॉर्मेट होते हैं, मतलब तैयारी पर ध्यान रखना, एक तो आपको फॉर्मेट देखने हैं सभी चीज़ों के, कि फॉर्मेट मतलब तरीका क्या है, किस तरह से उसको लिखा जाता है, कैसे शुरू होता है, कैसे खत्म होता है, बीच में क्या आता है, कौन सी चीज कहाँ, डेट वगैरह कहाँ रखी जाती है, नोटिस है वो ब्रैकेट में आएगा। ये सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट ही मेन चीज़ है। क्योंकि एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले फॉर्मेट पे नजर जाएगी। मतलब डेट इधर लिखते हैं, आपने इधर लिख दी है, और मतलब कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया, जैसे नोटिस को आपने साइड में लिख दिया, बीच में लिखते हैं। अब इन सब चीज़ों पर हमने वीडियो बना रखे, वहाँ पे हर टॉपिक का वीडियो है ना, चैनल पे हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मेट पे काम करना है। छोटे बच्चे की तरह से ऐसे मत करना कि ये लाइन तो मैं बीच में उसी दिन जाके ऐसे खींचूंगा, जैसे कि नोटिस है तो ये तो मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बना लेता हूँ। इसको भी बनाने की तैयारी होती है। लेटर में कहाँ से शुरू होता है, कहाँ कैसे चलता है, रिपोर्ट है वो कैसे शुरू होती है, कैसे खत्म होती है, किस टेंस में लिखी जाती है, ये तैयारी होती है। आप समझ रहे हो कि मैंने 10 रिपोर्ट रट ली, मैंने 10 लेटर रट लिए, मैंने 10 ये चीज़ रट ली, और बस आप रट रहे हो, आप लिख के नहीं देख रहे हो, लिख के नहीं देख रहे हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो। तो 5 दिन सिर्फ राइटिंग सेक्शन में हर चीज़ का फॉर्मेट देखना है। दूसरी बात, उसमें आप सेकंड चीज़ है, आप कंटेंट जो है अंदर जो लिखोगे, भाई नंबर तो कंटेंट के मिलेंगे ना, हालांकि फॉर्मेट के भी नंबर होते हैं, लेकिन मेन चीज़ होती है कंटेंट। अब कंटेंट में 2 बात है, मैं अक्सर कहता हूँ, जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी रिपोर्ट हैं, जितने भी पैराग्राफ है, जो भी आपके सिलेबस में, जितनी भी स्टोरी, जो भी जिस भी क्लास में हो, उन सबको कम से कम हिंदी में तो पढ़ लो। हिंदी अवेलेबल नहीं है पासबुक में, जो आपकी डेस्क वर्क वगैरह है, तो कम से कम इंग्लिश में तो पढ़ के देख लो, कंटेंट चला जाएगा। क्योंकि आप इस उम्मीद में मत रहना कि जो 10 मैंने रटे में से ही आ जाएगा, ये हमारे सर ने मोस्ट लगाए, हमारे सर भगवान है, वो अंतर्यामी है, ज्योतिषी है। कोई ज्योतिषी नहीं है, ठीक है। बोर्ड है, कुछ चीज़ें इजी डालता है, पेपर हमेशा एवरेज होता है, मतलब एक चीज़ सरल देगा, एक टफ देगा, एक सरल देगा, एक टफ देगा, ऐसा ही होता आया है। तो हो सकता है कि आपने जितने भी लेटर रटे उनमें से ना आए, तो फिर आप क्या करोगे, कुछ नए आ गया, और उसका कंटेंट बोले तो उसमें क्या लिखोगे, क्या बातें हैं उससे संबंधित, वो आपके दिमाग में है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, बैठे रहोगे, छोड़ के आओगे। छोड़ना तो है ही नहीं, इंग्लिश में कोई चीज़ छोड़नी तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें फॉर्मेट भी चलता है। जैसे कि आपने लेटर है शुरू कर दिया, और अंदर आप कुछ भी लिख रहे हो, लेकिन पूरा कर देना, पूरा पेज कवर कर देना, वर्ड लिमिट का ध्यान रख के, आपको नंबर तो मिलेंगे। लेकिन
उतने अच्छे नहीं मिल सकते अगर कंटेंट नहीं है। तो कंटेंट पे काम करने के लिए जितने भी लेटर्स हैं, अरे पढ़ने में क्या है, मैं ये रटने की थोड़ी कर रहा हूँ, पढ़ तो ले यार कम से कम। जब पढ़ेगा तो कुछ तो दिमाग में जाएगा कि इसमें इस तरह की बातें लिखनी है। और तीसरी बात होता है बना के लिखना, यानी अगर आपको कंटेंट का हिंदी में भी पता है कि इस लेटर के अंदर, पर्टिकुलर लेटर में या रिपोर्ट में क्या बातें लिखी जानी है, फिर आप अगर थोड़े से भी सेंटेंस बना सकते हो तो बना के लिख देना, बजाय भयंकर गलत लिखने के या बजाय उसमें किसी अनसीन पैसेज को लिखने के है या फिर खाली छोड़ने के। तो उसमें आप थोड़े थोड़े सेंटेंस बना के लिखोगे तो भी आपका काम चलता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि हर चीज़ पर रटने पर डिपेंड मत रहो, थोड़ा आपको सेंटेंस बनाना भी आना चाहिए, थोड़ा हिंदी में कंटेंट होना चाहिए। इसके अलावा फिर मैं, चूंकि आप स्टूडेंट हो तो ये भी मूल मंत्र है कि कुछ चीज़ों को आप रट भी लेना, कुछ चीज़ों को आप रट के भी रखना, क्योंकि हमारे जो टीचर हैं वो इतना नहीं देखते। अगर रटी चीज़ है तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन हर चीज़ को मत रटना, रट भी नहीं सकते आप। तो कम से कम यही तैयारी है, फॉर्मेट पे काम करो, सबका कंटेंट देखो। कुछ ऐसे कोई लेटर है उसको बस लिख के देख लिया, अगर इसमें ये अगर आ गया तो मैं क्या लिखूंगा, ये होती है असली तैयारी। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका मतलब आप सही वे पे हो। तो बस इसमें ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ एक जानकारी और, मेरे चैनल पे हर चीज़ की फिक्स लाइन के साथ वीडियो है। अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो लेटर की फिक्स लाइन कैसे हैं, क्या है, और जैसे लेटर टू एडिटर की फिक्स लाइन क्या है, स्टोरी बना के कैसे लिखे, रिपोर्ट किस टेंस में लिखी जाती है, नोटिस की फिक्स लाइन क्या है। हमारा चैनल मशहूर इसीलिए है, इसलिए कुछ बच्चे तो बोल देते हैं ये तो जुगाड़ वाले सर है। हाँ मैं जुगाड़ बनाता हूँ, ऐसी बुक्स हैं उसमें भी अपने ओनली वन आंसर की सीरीज दी है हर चैप्टर में से। अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, कुछ भी याद नहीं किया तो एक ही आंसर मिल जाएगा। चलो उस बुक में बात करेंगे उसकी। अगला है ग्रामर सेक्शन। अब देखो ग्रामर सेक्शन तैयारी मांगता है, मेहनत मांगता है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपको रूल्स पता होने चाहिए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या चेंज होते हैं, फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और जैसे कि सिंथेसिस है, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं, या फिर क्लॉज है तो क्लॉज में क्लॉज के टाइप क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है ग्रामर में तो आपको जाना पड़ेगा और कोई टीचर कोई हेल्प नहीं कर सकता, पढ़नी ही पड़ेगी। उसमें कोई लॉजिक है नहीं, मैं कोई इसमें ट्रिक दे ही नहीं सकता। हालांकि मैं ग्रामर भी ट्रिक के साथ पढ़ाता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते होगे तो आपको कुछ ना कुछ अंदाजा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अपने 2 चैनल हैं, इंग्लिश वाले सर चैनल पर तो आपको ट्रिक मिलेंगी, और अगर गहराई में जाना है तो महेश गुरुजी हमारा मेन चैनल है, उस पर हम ग्रामर पे ही काम करते हैं, ग्रामर को ईजी बनाते हैं, इजी वर्ड में हर चीज़ को सॉल्व किया है। जो भी टॉपिक आपको चाहिए, जो आपके एग्जाम में, सब के सब मिल जाएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अब राइटिंग सेक्शन में अगर 5 से 6 दिन दे रहे हो तो 5 से 6 दिन सिर्फ आप ग्रामर की ही तैयारी करते हो। क्लास में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करो, सारे रूल्स देखो, और मेन चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, एक्सरसाइज हल करो, एक्सरसाइज हल करो। जितने आप एक्सरसाइज करोगे ना, एक्सरसाइज सॉल्व करो हर टॉपिक जो कि आपके सिलेबस में है, आप जितने एक्सरसाइज सॉल्व करते हो उतने ही उम्मीद है कि आपको ग्रामर में फुल मार्क्स मिलेंगे। अक्सर कहता हूँ ग्रामर तो घी है, सबसे रेयर चीज़ है, सोना है। पूरे पेपर में एग्जामिनर सब चीज़ों पे एवरेज मार्किंग करता है, लेकिन ग्रामर जिसकी सही है, जो ग्रामर में पूरे ले आया, वो 95+ ही जाता है इंग्लिश में। ये मेरा पुराना तजुर्बा है, क्योंकि ग्रामर पे ही टीचर सबसे ज़्यादा खुश होता है। ग्रामर ही बताती है कि आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, मतलब सॉरी इंग्लिश तो एक अलग चीज़ है जानना कि आप इंटेलिजेंट हो या वीक हो या एवरेज हो। तो ग्रामर पे आपको काम करना होगा, ग्रामर का आप डेज भी बढ़ा सकते हो। बस चीज़ एक ही है कि सारे रूल्स पढ़ो, प्लस फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ये एक्सरसाइज सॉल्व करो। आपके पास नहीं है तो गूगल बाबा के पास जाओ, आप डालो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एक्सरसाइज, क्लास 10th में हो तो 10th लेवल की ही आएंगी, ठीक है। पिछले साल के देखो कि कैसे कैसे आते हैं, इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं आता ना। इतनी भी गहराई में चले जाना कि बस मतलब एवरेज ही आता है। पैसिव वॉइस हैं 2 ही आएंगी, एक प्रेजेंट का आ गया, एक पास्ट का आ गया, थर्ड फॉर्म आती है। बेसिक रूल है यार, ठीक है। तो ये आपको करने हैं, मतलब एक्सरसाइज पे फोकस करना, रूल्स प्लस एक्सरसाइज, रूल्स प्लस एक्सरसाइज, बस 2 ही चीज़ करनी है आपको, ठीक है। फिर है फर्स्ट बुक, जो बड़ी सी बुक होती है। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, या फिर अब तो MCQ टाइप के भी आते हैं। कई बोर्ड्स में कोरोना काल से शुरू हो गए थे, अभी तक चल रहे हैं, तो वो भी चीज़ चल रही है। कई बोर्ड्स में इनमें से सीन पैसेज भी आ जाता है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड में आता है, ठीक है। तो सीन पैसेज आ गया तो फिर मजे ही मजे है, क्योंकि चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आंसर निकालना सरल हो जाता है। लेकिन बात कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट होते हैं और दूसरे क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग। अब इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, ये भी स्टडी है, इसको भले ही आप 7 दिन दे लो, लेकिन सारे चैप्टर्स को पढ़ जाओ। पहले सम रिवाइज पढ़ो, उसको हिंदी में पढ़ लो, वैसे क्लास में पढ़ा होगा आपने, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए चैप्टर में क्या है। अब चैप्टर प्रश्न तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन सभी
आने लायक नहीं होते, कुछ हल्के भी होते हैं। और जो आने वाले फेमस क्वेश्चन है, आपके अंदर वो तंत्र विकसित कर लो कि आप पता लगा लो कि यार वास्तव में आने लायक क्वेश्चन होते कौन से। हर चैप्टर में से ज़्यादा नहीं, 3-4 ही क्वेश्चन होते हैं जो आते रहते हैं, जो आने लायक होते हैं। उस पर भी मैंने एक वीडियो में चर्चा की है कि मोस्ट का पता कैसे लगाएं। फिर जो पिछले साल आए हैं उनके आने की संभावना कम होती है, इस पर भी मैंने चर्चा की है। बाकी इनमें कुछ नहीं कर सकते, आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा रिटर्न भी कर लिया करो, कोई टफ वर्ड है उसको लिख के देख लिया करो। बाकी सारे चैप्टर्स में जाओ और थोड़ा बना के लिखना सीखो, इस पर भी मैं काम करता हूँ। ये तैयारी है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और इसके अलावा फिर जानकारी दे दूँ, इस चैनल पे ओनली वन आंसर की सीरीज़ है, सारे 10th के 12th के सभी चैप्टर्स की। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक तो ओनली वन आंसर से अपना काम चला सकते हो। अब ये मत कहना कि सर नंबर पूरे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन कटेंगे तो नहीं, 0 तो नहीं मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, मेरा वाला लिखा है तो आपको 1 या 1.5 नंबर मिल सकता है, लेकिन उसने जो पूछा वही लिखा तो फिर आपको पूरे मिल जाएंगे। लेकिन उससे आपको ये काम चल जाएगा कि यार जैसे आप खाली भी तो छोड़ के आ रहे हो, अगर आप उनको रट लेते हो, उनको पढ़ लेते हो तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और कोई तो इतना सटीक बैठेगा, वो चैप्टर का फर्क होता है। किसी में तो ओनली वन आंसर ऐसा बनेगा, उसको आप लिख दोगे तो पूरे ही मिल सकते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब करना पड़ेगा यार, ये थोड़ा लिख के, और कम से कम हिंदी में पूरा पता होना चाहिए, थोड़ा बनाना आना चाहिए, मेन बात यह है। इसके अलावा पोयम है, फ्री के नंबर है, मतलब फ्री के नंबर है, मतलब देखो अनसीन पैसेज में फ्री के नंबर, ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करोगे आंसर निकल जाएंगे। जो अपना राइटिंग सेक्शन है ना, लेटर राइटिंग, उसमें फ्री के नंबर और पोयम में फ्री के नंबर। पोयम में क्या होता है अधिकतम 2 चीज़ें होती है, एक तो एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब 4 लाइन, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, कोई 4 लाइन दे दी, स्टैंजा बोलते हैं। ठीक है, उनमें से या तो उनकी व्याख्या करवाएगा, जैसे राजस्थान बोर्ड में एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, बहुत सरल चीज़ है, कुछ नहीं है। रेफरेंस में कवि और कविता का नाम लिखो, कॉन्टेक्स्ट में 1 लाइन में लिख दो क्या बताया गया है 4 लाइनों में, और जो एक्सप्लेनेशन है उसमें उसकी व्याख्या कर दो, उन्हीं लाइनों को बड़ा चढ़ा के लिख दो। अब जो आप व्याख्या लिखते हो, एक्सप्लेनेशन लिखते हो, वही उसका सेंट्रल आइडिया भी है। और जो क्वेश्चन आते हैं, ये तो होगी इसकी बात, और जो क्वेश्चन आते हैं वो सेंट्रल आइडिया का ही आता है, यानी आप पूरी पोएम में से एक ही तैयार कर सकते हो 5-6 लाइन, जो कि एक्सप्लेनेशन में भी आ जाएंगी काम में, सेंट्रल आइडिया में भी काम में आ जाएंगी। इसके अलावा कहीं किसी बोर्ड में ये 4 लाइन दे दी, स्टेंजा दे दिया, इसमें से वो क्वेश्चन निकलवाएगा, मतलब आंसर निकलवाएगा, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन दे देगा, फिर तो और भी सरल हो गया, फिर तो ये अनसीन पैसेज हो गया ना, वो पैसेज ही हो गया ना, उसमें से आंसर निकालने। ठीक है, तो फिर और भी इजी है। तो इसमें ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मशक्कत मत करना। हाँ, पोएट का नाम और कविता का नाम दिमाग में रखना, इनका अगर आप मेंशन करते हो सेंट्रल आइडिया में भी तो अच्छा रहता है कि ये पोएम इस, जैसे एक्सप्लेनेशन में तो आप लिखते ही हो रेफरेंस में, लेकिन अगर आंसर लिखते हो उसमें भी अगर आप पोएट का जिक्र करते हो तो अच्छा रहता है। मतलब इनमें जो टीचर है मार्किंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो गटके से नंबर है, छोड़ना मत, कर देना, पोएम ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो इसके लिए मानो आप 3 दिन दे रहे हो तो 3 दिन इस पे काम करो। फिर है सेकंड बुक, जो स्ट्रेटेजी फर्स्ट बुक में थी वही इसमें है, छोटी वाली बुक है, लगभग 10 नंबर के आसपास आती है, इसमें भी वही है, छोटे क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन। हाँ, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी पता होना चाहिए कि बुक में तो कोई छोटा लिख रहा है, आपने छोटा याद किया लेकिन एग्जाम में बड़े में आ गया, तो फिर बड़ा उसको कैसे करके लिखें, या फिर आपने बड़ा याद किया था छोटे में आ गया तो उसमें से छोटे में कैसे लिखें, ये तैयारी होती है। और ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, मेहनत करने से खुद सीखते हैं। खुद लिख के देखा करो आंसर, आपने चाहे कितने रटे, लेकिन आंसर कई बार बना के भी देखा करो कि यार मुझे नहीं आया, मतलब ये है और उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया है, उस थोड़े से आइडिया को मैं आंसर में कैसे विकसित करूं। आपकी रटने की 100% मेहनत और जो चीज़ मैं करता हूँ बना के लिखो, वो अगर आप 10% भी कर लेते हो ना तो आपका पेपर कभी बिगड़ेगा ही नहीं, इस बात में। और सुनो, लिखना आसान है, कुछ नहीं होता, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, टेंस का थोड़ा ध्यान रखो, थोड़े सेंटेंस बिल्ड करो, आधे अधूरे भी अगर सही है गलत है तो टीचर को पसंद आते हैं बजाय रटे हुए आंसर के, क्योंकि वो आपकी इंग्लिश को चेक करता है कि इंग्लिश आप सीखे या नहीं सीखे। इसके अलावा जब आप इन चीज़ों को इतना, जैसे इसको भी आपने 6 दिन दिए, फिर एक दिन के रिवीजन पे आ जाओ, फिर 1 घंटे का रिवीजन भी होता है, लेकिन हाँ रिवीजन हमेशा 4 से 5 होने चाहिए पूरी साल में। अब 1-2 तो आप कर चुके हो, प्री बोर्ड वगैरह ये आपके चल रहे होंगे, इनके चक्कर में भी आप करोगे, लेकिन टोटल 4-5 होने चाहिए। एग्जाम से पहले का जो मैं बता रहा हूँ, एक इसको मान लो, इसके अलावा फिर एक और, वो जस्ट पहले का होता है कुछ घंटे का। ये 3 तो आपको यहाँ से इस महीने से आज जो देख रहे हो, चाहे आपके एग्जाम में 1.5 महीना है, चाहे 1 महीना, चाहे 2 महीने, आज के बाद भी 3 रिवीजन निकालने हैं, क्योंकि फिर पुख्ता है कि आंसर नहीं जाएगा। आप एक ही बढ़िया वाला कर लेते हो लेकिन उस समय याद नहीं आएगा, इसलिए 3-4 रिवीजन निकालो। बार बार चीज़ों के पास जाते हैं तो दिमाग उनको पकड़ लेता है, याद कर लेता है, उसकी मेमोरी में चली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ तो मिला होगा कि यार, और फिर मेन बात है यार, ये बार ये क्लास नहीं आएगी, ये क्लास इसी साल है और इसी साल आपको फोड़ना है। और अच्छे नंबर हमेशा कॉन्फिडेंस लाते हैं, अच्छी अगर परसेंट बनी आपकी तो वो कॉन्फिडेंस आता है कि यार मैं भी कुछ हूँ, और उसका असर जीवन भर रहता है।
आपको एक पॉजिटिवनेस, आपको एक पॉजिटिव वो मिलता है कि यार मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कुछ औकात है, मैंने भी कुछ फोड़ा है। तो समझ रहे हो ना, जम के मेहनत कर लो यार, पढ़ने कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। ट्रिक विक आप ढूंढते हो, मैं बना देता हूँ, लेकिन पढ़ा करो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।